हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा बिहारी पे। और आज हम एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है हमारे क्लास 10th के इकोनॉमी से, है ना। आज हम लोग इकोनॉमी से शुरुआत कर रहे हैं और इकोनॉमी में हमें पढ़ना है आज इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज जानेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, ये कैसे इसका विकास हुआ, और अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं और विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में प्रचलित हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से सब कुछ को समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो भारत में जो है अर्थव्यवस्था बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। पुराने समय से जब हमारे यहाँ कई तरह के सभ्यताओं का विकास हुआ था, तो उस समय में भी हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था कायम थी, क्योंकि जहाँ पर धन की बात होती है, रुपए पैसों की बात होती है, उनकी व्यवस्थाओं की बात होती है, तो वहाँ जन्म लेती है अर्थव्यवस्था, है ना। यानी इसका प्राय यह हुआ कि जहाँ पर भी धन की व्यवस्था की बात होती है या फिर पैसे रुपयों की बात होती है, वहाँ अर्थव्यवस्था कही जाती है। ठीक है, और भारत के अंदर जो पुराने काल में जो है वो आपका भारत जो था एक उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? तो अंग्रेजों का। भारत में वैसे बहुत सारे यूरोपियन आए और भारत पर साथ व्यापार किया, लेकिन अंग्रेज जो आए वो भारत के साथ व्यापार भी किए और भारत के संसाधनों का दोहन भी किए। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे उपनिवेश क्या होता है। कहते हैं कि कोई भी देश जब किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, ठीक है, और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन करता है एवं नियंत्रण करता है, तो वैसे शासित देश को उपनिवेश कहा जाता है। समझते हैं? देखिए, पहला हमारा टॉपिक है उपनिवेश। कहते हैं कोई भी देश जब किसी समृद्धशाली, क्या कहते हैं, जब कोई भी देश किसी बड़े या समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत आता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं का निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। ठीक है, तब शासित देश उस
समृद्धशाली राष्ट्र का उपनिवेश कहलाता है। कहते हैं जब कोई बड़ा देश जो समृद्धशाली हो, पावरफुल हो, वो किसी देश में जाता है, वहाँ पर शासन भी करता है और उसके सभी प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियों को और आर्थिक गतिविधियों का निर्देशन नियंत्रण करता है। ठीक है, जिस देश पर वो शासन कर रहा है तो शासित देश उसका क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, ये बातें हम लोग समझ गए उपनिवेश क्या होता है। भारत भी उपनिवेश रहा है ब्रिटिशों का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है ना। अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो अर्थव्यवस्था का मतलब अर्थशास्त्र में कहा गया है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। जब कोई देश अपने राष्ट्र के अंदर अपने मानवों की, अपने लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग करता है तो वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन अर्थव्यवस्था समझने से पहले हम समझेंगे आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में काम होता है। समझते हैं आर्थिक क्रियाओं को। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं क्या होते हैं? कहा गया है कि वे सभी क्रियाएं जिनसे आय की प्राप्ति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनसे आय की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपका आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था माने इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? ठीक है, तो कुछ अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था की परिभाषा दिया है। तो पहले देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है आर्थर लेविस के अनुसार। आर्थर लेविस के अनुसार, आर्थर लेविस ने क्या कहा है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। संपूर्ण व्यवहार से होता है। क्या होता है? अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर
जिसके आधार पर क्या होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। आर्थर लेविस ने क्या कहा, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। कौन सा व्यवहार, वैसा व्यवहार जिसके आधार पर वो क्या करता है, अपने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसका प्रयोग करके, तो संसाधनों का प्रयोग करके। तो उसे क्या कहा गया है, अर्थव्यवस्था कहा गया है। एक हमारे ब्राउन है, ब्राउन के अनुसार ब्राउन क्या कहते हैं, ब्राउन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। ब्राउन ने क्या कहा, अर्थव्यवस्था जो आजीविका अर्जन की प्रणाली, यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत मानव जो है अपनी आजीविका को चलाता है, यानी अपनी आजीविका के लिए कुछ धन का अर्जन करता है ना। यानी कहते हैं, नॉर्मली भाषा में कहें अर्थव्यवस्था को, तो धन की व्यवस्था करना अर्थव्यवस्था है ना। जहां पर हम धन की व्यवस्था करते हैं वो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। और हम लोग कैसे समझते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है या बुरी है, तो इसका मतलब यह है कि वह देश अपने यहाँ धन की व्यवस्था कितनी अच्छी रखा है। जिसके पास धन की व्यवस्था अच्छी है वही उसकी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, संक्षेप में कहें, यानी अर्थात हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिनके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी अर्थव्यवस्था जो है बहुत सारे आर्थिक क्रियाओं का संगठन है। दिस इज अ ग्रुप, है ना, दिस इज अ ग्रुप ऑफ आर्थिक क्रिया, है ना, यानी आर्थिक क्रिया कह सकते हैं उसको, यानी इसको कहेंगे वही आर्थिक क्रिया कहते हैं। एक ऐसा संगठन होता है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो यह हमारा हो गया अर्थव्यवस्था की परिभाषा, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के कार्य। तो अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य हैं। अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य क्या है, पहला कार्य क्या है, यह कहता है लोगों, क्या करता है, लोगों की आवश्यकताओं
लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की क्या करता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। क्या करता है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। साथ ही साथ दूसरा कार्य क्या है इसका, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये क्या करता है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ठीक है, अब हम लोग इतना समझ गए। हम लोग दो कार्य हैं। पहला, ये मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है ना। और दूसरा काम क्या है इसका, कि दूसरा काम है ये लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, यानी देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती है। ठीक है, आते हैं अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आइए देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र, 3 क्षेत्र। पहला, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर या इसको हम कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। पहला क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र। इसको आसान भाषा में समझे तो कहने का मतलब है कि कृषि से संबंधित सभी कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लिखेंगे इसको कि कृषि से संबंधित सभी कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे खेती करना, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि। ठीक है, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। इसको हम सेकेंडरी सेक्टर या इसी को हम और क्या कहते हैं, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र यानी इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी इसमें क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र में। तो देखिए समझिए थोड़ा सा,
कृषि संबंधित, कृषि कहाँ से? जमीन से। जो भी काम जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से उत्पादित होता है, वो सभी कार्य कहाँ होते हैं? वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी बात, द्वितीयक क्षेत्र क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं से, प्राथमिक क्षेत्र के प्राप्त वस्तुओं से जहां पर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वह क्षेत्र जहां उद्योग से संबंधित कार्य किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, है ना। वैसा क्षेत्र जहां उद्योग से संबंधित कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे निर्माण उद्योग, कपड़ा उद्योग, इत्यादि, है ना। ये सभी प्रकार के आपके जो होंगे वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तीसरा क्या है हमारा? तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? इसको हम टर्शियरी सेक्टर या इसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र, यानी सर्विस सेक्टर। इसको क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर कहते हैं। इसको क्या होता है सर्विस सेक्टर? तो देखिए पहला में क्या था? भूमि से उत्पादित वस्तुएं, वैसे कार्य प्रथम क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं से नई वस्तु बनाना वो द्वितीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को एवं द्वितीयक क्षेत्र के वस्तुओं को, वह क्षेत्र जो उपभोक्ता तक उन्हें पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? आपका तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, यानी उसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, अस्पताल, विद्यालय इत्यादि। ठीक है। वैसा सेक्टर जहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं होता है बल्कि सर्विस दी जाती है वो क्या होता है? आपका टर्शियरी सेक्टर, यानी इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और इसको हम अब मिटाएंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या देखा? अर्थव्यवस्था को देखा, उसके क्षेत्र को देखा। अब पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए तो विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं प्रचलित हैं। कितनी अर्थव्यवस्थाएं प्रचलित हैं? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं प्रचलित हैं। कौन कौन? पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसको क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। यानी कहते हैं, इसको हम देखेंगे, वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। क्या होता है? वह अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी कहते हैं। जैसे कहां कहां की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है? अमेरिका, जापान, और भी बहुत सारे देश, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है ना। ये सब देश कैसा अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहा है? पूंजीवादी को लेकर चल रहा है। ठीक है। सेकंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? तो नाम ही है समाजवादी, जिसका विचार समाज की तरफ है ना। समाज का देखभाला कौन? सरकार। तो यहां पर होगा वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होगा? देश की सरकार के पास होता है। उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में आपका हो गया चीन, रूस इत्यादि। इन सबकी अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी है। नेक्स्ट आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित है, यानी इसको हम कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे, यानी इसमें जो होता है यह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पर इसका भी अधिकार होगा, इसका भी अधिकार होगा। यानी निजी व्यक्ति का भी स्वामित्व होगा और सरकार के पास उसका स्वामित्व होगा। ठीक है। चलिए समझते हैं। लिखेंगे वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का
स्वामित्व निजी व्यक्ति एवं सरकार, देश की सरकार के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थ व्यवस्था कहते हैं। जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन होगा? सबसे महान देश हमारा भारत, फिर भारत का पड़ोसी या फिर भारत का जो भी कहें वही नल्ला पाकिस्तान, उसके बाद बहुत सारे देश हैं, श्रीलंका भी है, इस तरह की अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश आते हैं। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। यहाँ पर संसाधनों उत्पादन के साधनों पर दोनों का अधिकार होता है। जैसे आपके देश में देख रहे होंगे कि प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही हैं और सरकारी कंपनियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अर्थव्यवस्था के विकास पे आते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ? तो इसका लंबा इतिहास रहा है। एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन आई अर्थव्यवस्था विकसित हो गई। ये बहुत पुराने समय से, लंबे समय से किया गया। लोग लेन देन करने लगे और वे लोग धन की व्यवस्था करने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, आपका अर्थव्यवस्था का विकास हो गया। और अर्थव्यवस्था के विकास के समझने के लिए हम लोग दो चीज को समझना पड़ेगा हमें। पहले आर्थिक विकास, उसके बाद मौद्रिक विकास। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था के विकास के दो चरण हैं, है ना, दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास यानी धन का विकास। कैसे लोग धन संचयन करने लगे जरूरत के अनुसार, क्योंकि पुराने समय में जब मानव इस पृथ्वी पर आया तो उसको संचय करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। जंगल में घूमता था, अपना जो मिला खाया पिया, है ना, और अपना जिंदगी काट लिया। लेकिन जब मानव का विकास होने लगा तो अब एक जगह मानव रहते रहते क्या हो गया, वहां की वस्तुएं खत्म होने लगी। तो एक टाइम भोजन मिला, दूसरा टाइम नहीं मिला। तो दूसरा टाइम भोजन के लिए तो भोजन चाहिए, ऐसा तो नहीं कि भूखे रह जाएंगे। तो उन्होंने उस चीज को जमा करना शुरू किया। तो पहले मानव जो है भोजन को ही जमा करना शुरू किया। धीरे धीरे मानव विकसित हुआ, मानव बढ़े, मानव ग्रुप में रहने लगे। रहते लोग मानव जो है धन के रूप में, जो भी हो, भोजन ही हो या फिर दूसरी चीजें, धन के रूप में वो लोग इकट्ठा करने लगे। और धीरे धीरे वो एक अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया। ठीक है, और आर्थिक विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बैटर सिस्टम, बाद में पढ़ेंगे मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, तो पहले आते हैं, समझते हैं आर्थिक विकास क्या है। वैसे आर्थिक विकास में कोई ज्यादा ठोस परिभाषा तो नहीं है, लेकिन एक प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं, प्रोफेसर, उनका नाम है प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार, प्रोफेसर रोस्टोव क्या कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति
एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का क्या है, संबंध है। ऐसा रोस्टोव ने कहा कि आर्थिक विकास जो है वो एक और श्रम शक्ति की वृद्धि में दर, यानी कार्य करने की प्रणाली, कार्य करने की शक्ति में वृद्धि है, और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का दर, यानी कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जनसंख्या बढ़ा तो श्रम शक्ति भी बढ़ी, यही आर्थिक विकास इन्होंने कहा। एक और हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन। प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में यानी लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। चल लिखते हैं, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। प्रोफेसर मेयर बाल्डविन क्या कहें कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लंबे समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी वृद्धि होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। चलिए समझते हैं, इसको इरेज करें। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं आराम से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, मिटा रहे हैं हम और समझते हैं आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। देखिए आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास, देखिए ये दोनों शब्द जो है बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। तो आर्थिक वृद्धि समझिएगा, वृद्धि का मतलब होता है सिर्फ बढ़ना, विकास का मतलब होता है सभी तरह से उसकी वृद्धि होना। ठीक है, देखिए वृद्धि यह जो शब्द है यह विकसित देशों के लिए प्रयुक्त होता है। यह शब्द जो है किसके लिए होता है, विकसित देशों के लिए, जो देश विकसित हैं, है ना, उनके लिए। और यह जो है यह विकासशील एवं अविकसित
देशों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, एक आर्थिक वृद्धि है, एक आर्थिक विकास है। पहला विकसित देशों के लिए प्रयोग में आता है और दूसरा है अविकसित या विकासशील देशों के लिए यह शब्द प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आइए अब थोड़ा समझेंगे हम लोग आर्थिक विकास का उद्देश्य। आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है ना, इसका मोटिव क्या है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, यानी हाई लेवल इसको अचीव करना है, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट है समावेशी विकास। समावेशी विकास, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। कहता है कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति से, यानी जिस तरीके से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए और समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से बचे नहीं, उसे ही हम समावेशी विकास कहते हैं। यानी समावेशी शब्द को आवेशित करना, यानी विकास का वह मार्ग जिस सब लोग उसका लाभ उठा सकें, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। तो लिखेंगे आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे तो ऐसे विकास को समावेशी विकास कहते हैं।
ऐसे विकास को क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। यानी हमारे देश के अंदर जो है ऐसा ही विकास करने की आवश्यकता है ताकि समाज का सभी वर्ग जो है विकास का लाभ उठा सके, उसको विकास का स्वाद चख सके। ठीक है, एक हमारा टॉपिक है विकास में ही सतत विकास। कैसा विकास? सतत विकास। समझते हैं सतत विकास? वैसे हमने इसको ज्योग्राफी के वीडियो में भी पढ़ा है, फिर भी यहां हम लोग वापस पढ़ लेते हैं। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। चलिए समझते हैं। सस्टेन का मतलब क्या होता है? लगातार, और एबल जुड़ गया तो लगातार योग्य विकास, यानी वैसा विकास जो लगातार चलता रहे, उसकी गति धीमी हो या गति ना तो धीमी हो ना रुके, वैसे विकास को हम समावेशी विकास कहते हैं। चलिए इसको देखेंगे अभी हम लोग। कहते हैं विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमताओं एवं योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है, पूरी की जाती है, उसे सतत विकास कहते हैं। यानी लगातार चलने वाला विकास ही क्या कहलाता है? सतत कहलाता है, यानी सतत विकास कहलाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेंगे, आप लोग लाइक कमेंट भी करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाएं। टॉपिक है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है समझते हैं। आर्थिक नियोजन एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति, आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का
नियोजित संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। जब हम एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत जो पहले से निर्धारित हमारे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमारे पास जो संसाधन हैं उन संसाधनों का नियोजित समन्वय करना, यानी उसे खोजना और उसको उपयोग में लाना, यह हमारा क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजित कहलाता है। ठीक है, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि भारत में ये आर्थिक नियोजन करता कौन है? भारत में आर्थिक नियोजन कौन करता है? तो वर्तमान में तो आर्थिक नियोजन करने के लिए नीति आयोग है जो कि 2015 में स्थापित हुआ है, लेकिन देश आज़ाद होने के समय हमारे भारत में कोई आर्थिक नियोजन करने वाली संस्था नहीं थी। तो जो है 1950 में एक आयोग बनाया गया जो कि भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। ये संवैधानिक तो नहीं था लेकिन एक सांविधिक निकाय था। चलिए समझते हैं। आइए, भारत में आर्थिक नियोजन हेतु भारत में आर्थिक नियोजन हेतु 15 मार्च 1950 ईस्वी को 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया। किस लिए किया गया? तो भारत में आर्थिक नियोजन के लिए किया गया था। आप एक बात याद रखेंगे आप लोग कि भारत में आर्थिक नियोजन का श्रेय किसको जाता है? योजना आयोग को जाता है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आर्थिक योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना कब बनाया गया था? 15 मार्च 1950 को बनाया गया। आर्थिक नियोजन का श्रेय किसको जाता है? तो आपको योजना आयोग को जाता है। अब जो है योजना आयोग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग रखेंगे। चलिए देखते हैं। योजना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, यानी गठन लिख लेंगे पहले। गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और जानेंगे इसके बारे में। यह क्या बनाता है? इसका कार्य क्या है? भारत के विकास हेतु क्या करना? पंचवर्षीय योजना तैयार करना। इसका मुख्य कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना तैयार करना है। किस लिए? तो भारत के विकास के लिए। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष भी होते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है सिर्फ क्या? इसका यही सब। अब देखिए कौन कौन से पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए देखते हैं। कुछ प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं
एवं वर्ष। पहला है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये कब आया था? 1900। आगे के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसको दोबारा पढ़ना है, फिलहाल यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए ये 5 साल का कार्यकाल रहा है इसका, तो हो गया ये। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। लेकिन योजना पहली कब बनी थी? तो 51 में बना था, चला था कब तक? 56 तक। दूसरा योजना 56 से चला 61 तक। उसके बाद तीसरी पंच वर्षीय योजना, ये कब तक चली? 61 से 66 तक। 61 से 66 तक चला। उसके बाद चौथी पंच वर्षीय योजना। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है इतने पंचवर्षीय योजना को याद रखेंगे। इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे यह कृषि पर आधारित था, कृषि विकास के लिए। यह उद्योग पर था, ठीक है। बाकी गरीबी हटाओ के लिए था, है ना, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, एक हमारा टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए इधर देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी इसको एनडीसी कहते हैं। इसका गठन कब हुआ था? देखिए गठन, इसका गठन जो हुआ है 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ। 6 अगस्त 1952 को। इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था पंचवर्षीय योजना हेतु पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल स्थापित करना। तालमेल स्थापित करना ही इसका मुख्य कार्य हुआ करता था। ठीक है, योजना आयोग जो थी वो पंचवर्षीय योजना बनाती थी और उस योजना को अनुमोदन करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद का हुआ करता था। लेकिन इन दोनों का विघटन कर दिया गया। इन दोनों का क्या कर दिया गया? विघटन कर दिया गया। विघटन करने के पीछे का भी कारण था, क्योंकि जो इसके मेंबर होते थे वही इसके मेंबर होते थे। तो ये तो एक तरह से बेकार ही था, क्योंकि जो ये है वही है, यहाँ से जो बनता तो यहाँ पास भी हो जाता था। ठीक है, तो एक ही कार्य 2 संस्थाएं कर रही थी, इसीलिए भारत सरकार ने इसे हटा दिया। इसे क्या कर दिया? हटा दिया। और क्या लेकर आए? तो जो है भारत सरकार एक नई योजना लेकर आए, नई आयोग बनाई और उसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया।
नीति का फुल फॉर्म जान ले, NITI। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री वही थे। कुछ छूट गया हमारा, इधर देख लेते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसको याद रखेंगे क्योंकि पहले प्रधानमंत्री देश के वही थे, इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष भी पहले वही थे। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? पहले अध्यक्ष आपके श्री नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। चलिए, अब हम जो है देख लिए हमारा आर्थिक विकास कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा क्या है? मौद्रिक विकास। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हम लोग आर्थिक विकास तो पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में यानी इसके अगले पार्ट में आप पढ़ेंगे मौद्रिक विकास। नेक्स्ट पार्ट क्या बचेगा हमारा? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मौद्रिक विकास को। मौद्रिक विकास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय, मौद्रिक प्रणाली, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, NI पढ़ेंगे, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे CBS सिस्टम पढ़ेंगे, कोर बैंकिंग सिस्टम, ATM पढ़ेंगे, चेक पढ़ेंगे, डेबिट कार्ड पढ़ेंगे, क्रेडिट कार्ड पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी HDI पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधारिक संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे बिहार में, बिहार में विकास की स्थिति क्या है। बिहार में कुछ आंदोलन भी हैं, हम लोग संपूर्ण क्रांति पढ़ेंगे, चंपारण आंदोलन पढ़ेंगे। उनके थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। साथ ही साथ बिहार के पिछड़ेपन के कारण पढ़ेंगे और बिहार के पिछड़ेपन के को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आपको बेहतर समझ में आया होगा हमारी अर्थव्यवस्था को। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जो आज हमने देखा है, जो बचा हुआ टॉपिक है, अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। हमारे इस चैनल को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में यह बताएं, जरूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, ताकि हम इसे और बेहतर कर पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।